Hello everyone, this is me Pratyush and this is an amazing channel Cracking BSc Chem। अच्छा, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी केमिस्ट्री का फर्स्ट सेमेस्टर का ही सिलेबस है। हम लोग जिसको पूरा कंप्लीटली लेके चल रहे हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी फिनिश किया जाए, मतलब विद इन 20 to 25 डेज के अंदर फिनिश किया जाए, लेकिन सारे इजी और सारे अंडरस्टैंडेबल कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक है, चैप्टर 1 हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है, यूनिट 1 में है, जिसमें हमारे पास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम नंबर्स। अगर इससे पहले आप लोग ने वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जाके देख सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये बहुत अच्छा है कि हमें ये पूरा का पूरा बताता है एटम्स के बारे में। इस कैसे बताएगा? एटम्स के बारे में। एटम्स से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स तक कैसे पहुंच रहे हैं वो चीज बताता है क्वांटम नंबर। फिर से एटम से भाई हमारे पास क्या है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियर, ये उसके शेल्स हैं। ठीक है, इन शेल्स, ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, ये पूरा पूरा एटम है, ये पूरा पूरा क्या है, एटम। अब इस एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल रहा है वो हमें जानना है। मतलब कहने का है हम एटम है, ठीक है, हमने पहले देखा दूर से कि हमको एटम दिख रहा है। एटम्स के बाहर ये सारे सारे क्या है, शेल्स हैं, जिनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑर्बिट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, उन ऑर्बिट्स में हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। एकदम सिंपल सा ऐसे सपोज करना, जैसे मान लेते हैं मैं क्या कहते हैं यहाँ पे एकदम सिंपल से, जैसे मान लेते हैं मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, खैर हूँ नहीं, मैं तो लखनऊ का हूँ, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो पहले मैं कहाँ गया, पहले मैं दिल्ली में गया। दिल्ली में कहाँ पे, मान लेते हैं मुझे जू जाना है, ठीक है, मैं जू गया। अब जू में कहाँ पे सबसे ज्यादा लाइन मिलने की पॉसिबिलिटी है, तो वैसे ही लाइन का वो जो एरिया है वो हमारे पास हो जाएगा ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में क्या मिलेंगे हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे ज्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी कहाँ पर है वो हम लोग लेंगे इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में। अब समझ आए? मतलब मेरे पास जैसे न्यूक्लियस है, अच्छा हम लोग उसका 3D इमेज बनाए तो कैसे बनेगा, एक इस तरह, एक इस तरह, और एक इस तरह। इसका 3D इमेज तो यही रहेगा। ये पूरा एटम है, ये जो हम बना रहे थे ये शेल्स है, उस शेल्स में कहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे ऑर्बिटल है, जो कि इलेक्ट्रॉन मिलने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। अब समझ आए? इसको ऐसे भी थोड़ा सा ऐसे समझो कि मान लेते हैं क्या कहते हैं, मैं एक मोहल्ले में गया, वो मोहल्ला मेरा पूरा एटम है। उस एटम में मेरे पास एक बिल्डिंग है जो कि शेल्स में है। उस शेल्स में मेरे पास कौन सा फ्लोर है, वो रहा मेरे पास ऑर्बिटल। ठीक है, उस ऑर्बिटल में हमारे पास कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यानी स्टूडेंट्स। और यहाँ पे हमारे पास एक और चीज आएगी, वो आएगी हमारे पास सबशेल्स। शेल्स के बाद सबशेल्स, यानी कौन सा फ्लोर है, फिर उस फ्लोर में कौन सा रूम है, ऑर्बिटल, उस ऑर्बिटल में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन्स। अब समझे? चलो और देखते हैं, थोड़ा सा हो गया। These are the numbers required to locate electron into an atom। ठीक है, इसको हम लोग एड्रेस ऑफ एटम यानी एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। मतलब एटम के अंदर कौन होते हैं, ऑर्बिट शेल्स, शेल्स में कौन होते हैं, सब शेल्स, सब शेल्स में हमारे पास कौन आएगा, ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स में कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ये रहे ऑर्बिटल्स, इसके अंदर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, जैसे पी ऑर्बिटल्स। और हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ओनली सेट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और विद अपोजिट स्पिन, एक स्पिन ये, एक स्पिन ये, अपोजिट, यानी एक का प्लस हाफ चल रहा है तो दूसरे का माइनस हाफ चलेगा। ठीक है, दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल, ऑर्बिटल शेप, ओरिएंटेशन, स्पिन, ओरिएंटेशन एंड स्पिन। एनर्जी लेवल यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के बारे में जाएगा, ऑर्बिटल स्टेट यानी l यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर जाएगा, ओरिएंटेशन यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जाएगा, स्पिन यानी s क्वांटम नंबर जाएगा। तो देयर आर 4 प्राइमरी क्वांटम नंबर्स आर, जिसमें हमारे पास प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर्स हैं। ठीक है, प्रिंसिपल को डिनोट करेंगे n से, एजीमुथल डिनोट करेंगे l से, मैग्नेटिक m और स्पिन s। ठीक है, अब जैसे एकदम सिंपल सा, जैसे मान लेते हैं मैंने लिखा आपकी बार यहाँ पे 4s। ठीक है, अब ये 4 क्या है, जो सबसे आगे जो नंबर लिखा होगा वो हमारे पास रहेगा स्पिन क्वांट, वो सॉरी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे आगे क्या रहेगा, स्पिन, यानी n इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, अब n इज इक्वल टू 4, s हमारा क्या होता है, s हमारा क्या किस में आएगा, यहाँ पे ध्यान दो, एजीमुथल क्वांटम। कैसे कैसे कैसे, क्योंकि s क्या बता रहा है, ऑर्बिटल बता रहा है, यानी s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, यानी यहाँ पे l की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसका स्पिन अगर या तो प्लस हाफ होगा या तो माइनस हाफ होगा।
तो समझ पा रहे हो, एकदम एकदम अभी इतनी बात तुम्हें समझ आई कि एन कैसे पहचानेंगे, बस इतना समझ आया। एन और स्पिन तो समझ आया होगा, एन और स्पिन समझ आया, ठीक है, बस इतना ही अभी तुम्हें समझने की जरूरत है, बाकी अभी आगे बढ़ते हैं। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक बार उसको थ्योरी के फॉर्म में देखते हैं कि हम लोग लिखेंगे कैसे, उसको हमें लिखना भी तो आना चाहिए, क्योंकि हम न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करते चलेंगे और लिखते भी चलेंगे। यहाँ पे ध्यान देते हैं, इट इंडिकेट्स द मेन एनर्जी लेवल। ये सारे जो लेवल्स हैं, ये सारे जो शेल्स हैं, ये सारे जो शेल्स हैं, उन्हीं को हम लोग बोल रहे हैं स्पिन क्वांटम नंबर। जैसे हमारा 4s में था, इसका मतलब वो फोर्थ शेल में है, यानी n इज इक्वल टू 4। एक और शेल बना दो, n इज इक्वल टू 4 में आ जाएगा। जैसे जैसे इधर जाएंगे, देखो इंक्रीजिंग एनर्जी बढ़ती जा रही है, यानी क्या होता जा रहा है, दूर जा, तो मेन एनर्जी लेवल और शेल्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सो n कैन टेक एनी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू। n क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज चलेंगे, यानी 1 2 3 4 और एंड सो ऑन, यानी शेल्स बढ़ते जाएंगे। अब हम लोग ने छोटी क्लास में पढ़ रखा है ना, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते थे, 2 8 18 32। मान लेते हैं मुझे आर्गन की करनी, तो आर्गन होता था 18, इसको कैसे लिखते थे, 2 8 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। अब मान लेते हैं मुझे सोडियम की लिखनी थी, तो कैसे लिखते थे, सोडियम 11 कैसे लिखते थे, 2 8 1, यानी पहले शेल में के एल एम, यानी एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब आगे बढ़े, तो द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन अ शेल ऑन एन ऑर्बिट हम लोग इस फॉर्मूले से निकालते थे। अब अगर हमारे पास फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में एन की वैल्यू अगर 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, तो 1 इंटू 2, और मतलब 1 का स्क्वायर 1 और प्लस इंटू 2 यानी 2 हो जाएगा। तो पहले शेल में हमारे पास कितने आ सकते थे, 2। मैंने अभी जैसे लिख के दिखाया था, जैसे सोडियम का था ना 2 8 1, तो ऐसे 2 आया। अब इसकी वैल्यू मैंने 2 रख दी, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 2 8 आया था, ठीक है। अब अगर मैं इसकी जगह 3 रख दूंगा, तो 3 3 जा 9, मतलब 3 का स्क्वायर 9 और इंटू 2 18 हो जाएगा, तो 18 आ जाएगा। तो समझ आ रहा है। अब ये सब 2 8 18 32 बेसिकली ये सब जो है ना बच्चों, ये सब किस पे डिफाइन कर दिए गए थे, ये सब रख दिए गए थे, ये सब स्टेबल है, तो ये सब किस पे डिफाइन कर दिए गए थे, ये सब डिफाइन कर दिए गए थे नोबल गैस पे। देखो मैं आप लोग को छोटी क्लास से लेकर के बड़ी क्लास तक मैं पूरा आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे ये सारी सेट ऑफ वैल्यूज अरेंज हुई, कैसे क्वांटम नंबर्स आए थे, कैसे साइंटिस्ट ने दिया था। अब एक बात बताओ, शेल्स के बारे में किसने बताया था, बोर्स ने। किसने बताया था, बोर एटॉमिक मॉडल। और ये जो फॉर्मूला है ये भी हमारा बोर का, इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम लोग को किसने दिया था, बोर मॉडल का है। किसका था, बोर्स मॉडल का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर को एकदम सिंपल है, सुनो सुनो। इन्होंने क्या किया था, n इज इक्वल टू 1 से लेके हम अभी की डेट में हम 4 तक जा रहे हैं, और 4 के आगे भी 100 तक वो चलते रहते हैं, कोई मतलब नहीं। लेकिन इन्होंने क्या किया, अब l इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, l इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 3। इन्होंने क्या किया, इस तरह स्टार्ट किया। अब इन्होंने क्या किया, अगर l की वैल्यू 0 है तो वो s होगा, 1 है तो p होगा, 2 है तो d होगा, 3 है तो f होगा। इतनी बात सिंपल सी। अब s में कितने ऑर्बिटल्स, s का एक ऑर्बिटल, p में कितने होते हैं, 3, इस तरह। यानी p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन। d में कितने, 5 होते हैं, तो यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स 5 ऑर्बिटल्स। f में कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और ऑर्बिटल कितने होंगे, उसका जस्ट हाफ यानी 7 ऑर्बिटल्स होंगे। इतनी बात क्लियर। ये है हमारा क्या कहते हैं, l की वैल्यू। इसीलिए मैंने कहा था आपसे, जैसे 4s है, तो s हमारे पास l के लिए कितना होता है, 0, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर यहाँ पे कितना है, 0। इतनी बात क्लियर हो गई। अब पक्का। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है, अभी ध्यान देना। जैसे यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज, यहाँ से n की वैल्यू जो डिपेंड, ये पॉसिबल वैल्यूज जो l की वैल्यू जो डिपेंड करती है, ये तो हमने डिफाइन कर दिया था किसके, सब शेल्स के लिए। किसके लिए डिफाइन किया था, सब शेल्स के लिए। अब यहाँ पे जो पॉसिबल वैल्यूज है वो डिफाइन करती है 0 से n-1। 0 से जा रही है ना, तो n-1। अब यहाँ पे सिर्फ इतनी बात समझना, अगर l इज इक्वल टू 0 है तो वो s है, अगर l इज इक्वल टू 1 है तो इसमें 0 और 1 भी आ सकता है, तो इसलिए s और p भी आ सकता है, क्योंकि 1 के लिए p था। अगर l इज इक्वल टू 2 है तो हम लोग इसको 0 1 और 2 भी लिख सकते हैं, तो ये s के लिए था, ये p के लिए था, ये d के लिए था। अगर l इज इक्वल टू 3 है तो यहाँ पे 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है, यानी s भी है, p भी है, d भी है, f भी है। समझ आ रहा है कैसे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, l इक्वल टू 0 s के लिए, l इक्वल टू 0 1 s p के लिए, 0 1 2 s p d और 0 1 2 3 s p d f, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले के जरिए भी निकाल सकते हैं। आप लोग को मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, अभी तक जो मैंने आप लोगों को बताया ना वो सब मैं आप लोगों को पूरा प्रूफ एज अ फॉर्मूले के जरिए भी दिखा रहा हूँ। इन अ गिवन सबशेल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला ये है 2 ब्रैकेट 2l + 1। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स सिर्फ उसको जस्ट 2 से डिवाइड कर दें, क्योंकि उसका हाफ चल रहा था ना, तो 2l + 1। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं, देखो इसके लिए हम लोग समझ गए, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं,
यहाँ पे 6 10 14। अब कैसे, यहाँ पे ध्यान दो, एल की वैल्यू अगर 0 रखो यहाँ पे तो 2 इंटू 0 0 प्लस 1 2 यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 आ गया। यहाँ पे एल की वैल्यू 1 रखो तो 2 इंटू 1 1 प्लस मतलब 2 प्लस 1 3 3 2 जा 6। डी में 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 5 और 5 2 जा 10 तो ऐसे ही 40। उसका जस्ट हाफ कर देंगे तो 1 2 3 4 5 और इस तरह उसकी ये होते हैं ऑर्बिटल्स। ठीक है। अब अच्छा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी एक बार एग्जाम में निकालने को आया था, तो उसका फॉर्मूला ये होता है एल एल अंडर रूट एल प्लस 1 और एच अपॉन 2 पाई। अच्छा, आप लोग को जब मैंने वो पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो उसमें क्या था, हमारे पास एच अपॉन 4 पाई था ना, मैंने बताया था मैं इसको एच बार को मैं क्या लिख सकता हूँ, एच अपॉन 2 पाई भी लिख सकता हूँ। तो मेरे पास ये आंसर आ रहा था, तो कुछ ध्यान आ रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे भी वही है कि मैं एच अपॉन 2 पाई को मैं एच बार भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच अपॉन 2 पाई की जगह मैंने एच बार भी लिख दिया। अब एक बात बताओ, उसने अगर पूछा कि मान लेते हैं मुझे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताइए, उसने कहा मुझे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताइए 3D का। ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे एल की वैल्यू डिसाइड होगी, डी के लिए एल L0 S L1 P L2 D, यानी एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2। अब अगर बात बताओ मैं यहाँ पे 2 पुटअप करूंगा तो 2 प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और 3 2 जा 6 यानी 6 हो जाएगा। इतनी बात समझ आ रही है भाई। यहाँ पे मैंने क्या पुटअप किया 2 2 प्लस 1 3 और यहाँ पे हो जाएगा L, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 1 3 और यहाँ हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 6 एच बार, यानी अंडर रूट 6 एच अपॉन 2 पाई भी मैं लिख सकता हूँ। तो इस तरह भी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब हमारे पास आता है मैग्नेटिक क्वांटम। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी डिपेंड करता है एल की वैल्यू के ऊपर। कैसे, इट इंडिकेट्स द ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल इन स्पेस, यानी वो स्पेस के अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे वो एल की वैल्यू डिपेंड करता है, अगर एल की वैल्यू 1 है तो वो जाएगी -1 से लेके 0 से +1। अगर एल की वैल्यू 2 है तो वो जाएगी -2 -1 0 +1 +2। अगर एल की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे -3 हो जाएगा और यहाँ पे +3 हो जाएगा। समझ आ रहा है। तो बस और कुछ नहीं है। अगर आपको P दे रखा हुआ है, 3P दे रखा हुआ है, तो यानी यहाँ पे 3 हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, P हमारे पास L की वैल्यू के लिए हमारे पास आएगा 1। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा, -1 से 0 से +1। हमको पता है P में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं इस तरह। तो ये रहेगा -1, ये रहेगा 0, ये रहेगा +1। अब समझ आया सभी को अच्छे से, पक्का। चल आगे देखते हैं। तो पॉसिबल वैल्यूज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैन टेक रेंजिंग फ्रॉम दिस और L अगर 0 है तो 0, M L इक्वल टू 1 है तो -1 0 +1, L इक्वल टू 2 है -2 -1 3 और ऐसे ही L इक्वल टू अगर 3 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा -3 और यहाँ पे हो जाएगा +3, मतलब बढ़ जाएगा। अब स्पिन क्वांटम नंबर बहुत इजी है। स्पिन क्वांटम नंबर कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, ये इंडिकेट करती है स्पिन की। ये हमको एक साइंटिस्ट ने बताया था, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने, कि हमारे पास अगर एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो उन 2 ऑर्बिटल्स का स्पिन जो है वो सेम नहीं हो सकता, वरना वो क्या करेंगे, रिपेल करने लगेंगे, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इसीलिए वो क्या होंगे, अपोजिट स्पिन होंगे। और वो साइंटिस्ट कौन थे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स। उन्होंने ही बताया था नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव आइडेंटिकल सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। जो क्वांटम नंबर को पहचानने के लिए सबसे पहले किसने बताया था, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अभी मैं आप लोगों को वो भी पढ़ाऊंगा तो वो भी बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो आई होप क्वांटम नंबर आप लोग को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अगर हम लोग को जैसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाला था ना, अगर वैसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो उसका भी कुछ नहीं, बस खाली वो एल की जगह क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। एल के लिए जगह क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा बस। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। अच्छा, हमारे पास ऐसे एक फोर्स मैग्नेट्रॉन का भी तो फॉर्मूला था जिसको हम लोग बीएम बोल रहे थे। तो वो क्या था, हमारे पास अंडर रूट था एन एन प्लस 2 था, जिसमें एन क्या था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अरे वो बात अलग है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैल्यू रख करके मैं वैसे ही फोर्स मैग्नेट्रॉन, मतलब आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ कि वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरह, अगर सिंगल है तो अनपेयर्ड और पेयर्ड में है तो इस तरह। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। हम लोग ने क्या देखा, एसपीडीएफ देखा, ऑर्बिटल्स की शेप देखी, और हम लोग ने देखा कि कैसे क्वांटम नंबर्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, कैसे क्वांटम नंबर्स अगर मान लो थ्योरी आती है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं। इसे क्लियर। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे, बहुत ही ज्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो पहले समझने की बात है, देखो हमारे पास क्या होता है, ऑर्बिट होता है, ऑर्बिटल होता है। क्या होता है, ऑर्बिट होता है, ऑर्बिटल होता है। अब लेकिन ये होता क्या है, पहले हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। देखो एकदम सिंपल सी बात समझना,
जैसे ये न्यूक्लियस के चारों ओर जो रिवॉल्व कर रहा है ये हमारे शेल्स हैं, जिसी का दूसरा ही नेम है ऑर्बिट। ठीक है, अब मैंने कहा कि इस शेल में यहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। और इलेक्ट्रॉन मिलता कहां पे है? ऑर्बिटल्स में। इलेक्ट्रॉन कहां मिलते हैं? ऑर्बिटल्स में। इसका मतलब यहाँ पे एक कोई ऑर्बिटल है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा। अब इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी ये हमको कौन बताता था? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग पोजीशन बता देते हैं तो हम उसका क्या नहीं बता सकते? मोमेंटम, यानी उसकी वेलोसिटी नहीं बता सकते कि वो कितने स्पीड से क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। अब ये तो नहीं बता सकते, इसीलिए क्या कहते हैं इन्होंने, मतलब ये जो हम ऑर्बिटल और ऑर्बिट की बात कर रहे हैं सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रॉन मिलने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी जहां पर है वो हमारा होगा ऑर्बिटल, और उस और मतलब उस शेल्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं चारों ओर उनको हम लोग बोलेंगे ऑर्बिट्स। ठीक है, अब उन्हीं बोर्ड्स ने क्या किया था? n इज इक्वल टू 1 2 3 4 ये शेल्स के क्या कर दिए थे? नेम कर दिए थे, और इसके अल्फाबेटिकली में k एलिमेंट रख दिया था। क्यों? हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखते थे तो कैसे लिखते थे? जैसे मान लेते हैं सोडियम है तो उसको कैसे लिखेंगे? 11, तो 2 8 1। अब ये क्या है? के एल एम शेल में, क्योंकि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2, दूसरे में 8 आएंगे, और सेकंड में कितने आएंगे? मतलब थर्ड में कितने आएंगे? 1। तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? एम नेम का, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। अब समझ आया? तो जो इलेक्ट्रॉन्स है ये सब कहां पे हैं? ये सब है हमारे शेल्स में यानी ऑर्बिट्स में। लेकिन ऑर्बिट में कहां पे पाए जा रहे हैं? ऑर्बिटल्स के अंदर। इतनी बात क्लियर? अगर हम लोग शेल देखेंगे नॉर्मली तो हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन अगर उसका 3D स्ट्रक्चर देखें तो ये इसका इस तरह होता है। इस तरह हमारे पास क्या होता है? एटम होता है। इसका मतलब एटम, एटम में हम कहां पे जा रहे हैं? शेल्स। शेल्स में हम लोग को कहा जाएंगे? सब शेल्स। सब शेल्स हमारे एस पी डी और एफ, ये सब हमारे क्या है? सब शेल्स है। इस सब शेल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑर्बिटल। जैसे एस में कितने ऑर्बिटल? 1, पी में कितने ऑर्बिटल? 3, डी में कितने होंगे? 5 ऑर्बिटल, एफ में कितने होंगे? 7 ऑर्बिटल। समझ आ रहा है? तो इसी तरह एटम, एटम में शेल्स, शेल्स में सब शेल्स, सब शेल्स में ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। अब समझे? चलो आगे देखते हैं। It is simplified model that does not accurately represent the quantum mechanic behavior of electron। भाई जाहिर सी बात है, ये मॉडल सिर्फ दिखा पाता है कि ये न्यूक्लियर मतलब शेल्स हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये क्वांटम मैकेनिक यानी जो मॉडर्न मैकेनिक है उसके अकॉर्डिंग ये नहीं बता पाता है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन कहां पर है। तो क्वांटम मैकेनिक के अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है। तो इलेक्ट्रॉन कहां पर है? इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल में। So the quantum mechanical concept that describe the region of space around the nucleus where there is a high probability of electron in an electron। अब देखो एकदम सिंपल सी बात है, इन्होंने क्या बोला? स्पेस। अब ऐसे एक रूम है, ठीक है, मैंने इस रूम में बोल दिया कि यहाँ पे क्या है? एस इलेक्ट्रॉन है। मतलब मैंने एक मान लिया कि इधर साइड क्या कहते हैं? एक एस का सबशेल है, और उधर साइड मैंने मान लिया एक पी का सबशेल है। तो अब कोई एक पोजीशन, ये डबल डम्बल हो गया, ये सिंगल डम्बल हो गया, ये स्पेरिकल हो गया, तो ये सब क्या है? मेरे सब शेल्स हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब मैंने कोई एक परफेक्ट प्लेस डिसाइड कर दी कि यहाँ पे हो सकता है एस सब शेल, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की वो पॉसिबिलिटी क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या है? एज ए स्पेस के थ्रू बता रहे हैं। अब ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप्स जो कि एस पी डी एफ के फॉर्म में होगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन है, मैंने कहा ये इसका ऑर्बिटल है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो समझ गए कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब इन सिंपलर टर्म्स में अगर देखा जाए, इमेजिन अ प्लैनेट गोइंग अराउंड द सन इन अ परफेक्ट सर्किल, तो हमारा वो ऑर्बिट हो गया। ठीक, उसी प्लैनेट पे अगर हम फाइंड कर रहे हैं क्लाउड लाइक रीजन्स, तो वो हमारे क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जहां पे क्लाउड मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है वहां पे हमारा ऑर्बिटल वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, चलो तो की डिफरेंस की बात करें, वाइल एन ऑर्बिट इन अ फिक्स्ड पाथ, जो ऑर्बिट है वो फिक्स्ड पाथ पे है, लेकिन जो ऑर्बिटल है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, यानी यहाँ पे मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, यहाँ पे मिलने की पॉसिबिलिटी कम। लेकिन जो उसके अराउंड जो शेल्स है वो क्या है? एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, यानी एक फिक्स्ड परफेक्ट सर्किल में क्या है? डिफाइंड है। अब अगर बात कर रहे हैं एस ऑर्बिट की, तो एस ऑर्बिट हमारा क्या होता है? स्फेरिकल होता है। मैंने क्या कहा
अभी हम लोग ने उसको एज अ स्पेस में डिफाइन कर दिया ना, तो ये एज अ स्पेस की तरह है कि एज अ हम लोग मान रहे हैं कि ये स्फेरिकल शेप में है, क्योंकि मैंने अब ये रूम तो बहुत बड़ा है, तो मैंने मान लिया कि एस ऑर्बिटल यहाँ पे होगा। ठीक है, अब इसका नोडल प्लेन जीरो है। अब नोडल प्लेन क्या होता है, वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी क्या है, नील है, जीरो है। कैसे कैसे भाई, स्फेरिकल है, स्फेरिकल है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है, 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 तो मतलब किसी भी एक्सिस में हो सकता है। लेकिन अगर मैं परफेक्टली देखने जाऊं कि अगर एक्स एक्सिस में हो या वाई एक्सिस में हो, तो ऐसा नहीं है। वो स्फेरिकल है, वो किसी भी एक्सिस में हो सकता है। भाई फुटबॉल है तो मैं उधर से देखूं, इधर से देखूं, इधर से देखूं, ऊपर से देखूं, नीचे से देखूं, सब तरफ से मुझे गोल ही दिखेगी ना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या है, जीरो है, सब जगह क्या है, सेम है। तो shapes of s orbital must be spherical since probability of finding electron is equal in all directions at a distance from nucleus. इतनी बात क्लियर, पक्का? अच्छा, अब इसके लिए अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफाइन करेंगे तो 1 2 3, क्यों, थोड़ा सा याद करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s आता है ना 1 में, तो 2s 3s 4s 5s 6s, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब लेकिन इसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर l इज इक्वल टू जीरो, जीरो के लिए क्या होता है, s होता है। इसीलिए मैंने कहा था लास्ट क्लास में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक बार देख लेना, मतलब क्वांटम नंबर्स। अगर इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अगर भाई l जीरो है तो m भी जीरो ही होगा, क्योंकि अगर l 1 होता तो -1 से 0 से +1 जाता, क्या हमारे पास m। ठीक है, और स्पिन या तो इसका प्लस हाफ या तो इसका माइनस हाफ, ये। लेकिन अब क्वांटम नंबर पे अगर डिफाइन कर रहा है तो इसका मतलब साइज भी बढ़ता जाएगा। अगर 1s तो साइज छोटा होगा, 2s से साइज छोटा होगा, 3s से साइज छोटा होगा। लेकिन एक बात बताओ, h ऑर्बिटल है तो इसमें तो s ऑर्बिटल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दो ही इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 1s2 2s2 3s2। लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जा रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है, इसका मतलब जैसे शेल क्या आ गया, फोर्थ शेल आ गया, यानी साइज क्या बढ़ जाएगा। सेकंड शेल छोटा हो गया, फर्स्ट शेल और छोटा हो गया, थर्ड शेल और बड़ा हो गया, फोर्थ शेल और बड़ा हो गया। अब समझ आए, चल आगे देखते हैं। अब पी ऑर्बिटल की बात करते हैं। पी ऑर्बिटल क्या होता है, डम्बल शेप। डम्बल शेप कैसा होता है, डम्बल शेप। लेकिन ये सब एक एज एज्यूमिंग तो चल रहा है, तो मैंने क्या किया, अब की बार मैंने क्या किया, इधर का एरिया मैंने क्या किया, पी शेप को दे दिया। अब पी शेप कैसा होता है, डम्बल शेप, जो कि एज डिफाइंड इन स्पेस रीजन। लेकिन पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। हर ऑर्बिटल को एक नेम दे दिया, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ये सब जो है ना, ये सब आपके लिखने के लिए, बस खाली मेरी सुनते जाओ, समझते जाओ। पी एक्स, पी वाई, पी जेड, हर एक ऑर्बिटल को क्या कर दिया, मैंने एक नेम दे दिया। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, अब आगे ध्यान देते हैं। अब अब एक बात बताओ, यहाँ पे तो नोडल प्लेन क्या होगा, चेंज होता जाएगा। क्यों, अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने खाली एक्स एक्सिस को ये प्लेन दिया, मतलब मैंने क्या किया, आपकी जो डम्बल शेप है मैंने उसको एक्स एक्सिस पे रखा, तो नोडल प्लेन क्या था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो। कहां पे जीरो है, वाई पे और जेड पे, तो वाई जेड पे हो गया। अब अगर मैं वाई पे रख दूंगा तो कहां पे होगा, एक्स और जेड पे नॉर्मल प्लेन जीरो हो जाएगा। अब अगर मैं जेड पे रख दूंगा तो कहां पे जीरो हो जाएगा, एक्स और वाई पोजीशन पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग पोजीशंस या शेप्स डिफाइन करते हैं पी ऑर्बिटल के लिए, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब अगर हम लोग बात करें किसकी, क्वांटम नंबर्स की, तो एक बात बताओ, पी है तो अगर L इज इक्वल टू 1 होता था तब वो P होता था। इसका मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी अब की बार आएगा -1, क्योंकि 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, तो -1 0 से +1 इस तरह चला जाएगा, जिसकी नेमिंग PX PY और PZ भी है। अब यहाँ पे होता क्वांटम नंबर्स कैसे डिफाइंड होंगे, क्योंकि P आ रहा है तो 1s 2s 2p, इसका मतलब 1 में तो क्वांटम नंबर आएगा ही नहीं, इसका मतलब 2, यानी 2 3 4, 2 है मतलब 2p 3p 4p, यानी इस तरह अबव जाएगा। समझ आ रहा है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग p इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम इन डम्बल टाइप लूप्स on the two opposite sides of the nucleus. Thus, p orbital has dumbbell shape. In this p orbital, px, py, pz, p orbital possesses one nodal plane passing through the nucleus. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 या 2 से ज्यादा रहेंगे। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि L इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू P, L इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू D, L इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू F। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 1 0 +1। और चलो डी ऑर्बिटल देख लेते हैं। अब तो समझ आ गया होगा, डी ऑर्बिटल हमारे पास, अरे डबल डबल शेप हो गया। अब की बात इस तरह कोई एक स्पेस रीजन हमने डिफाइन कर दिया। अच्छा, ये सब डायरेक्शनल है, जो हमारे पास जो सर्किल था वो नॉन डायरेक्शनल था, किसी भी डायरेक्शन में क्या था, सब जगह सेम था।
अब ये नॉन मतलब ये डायरेक्शनल है, तो डायरेक्शनल है तो ईच ऑर्बिटल्स की इनके दो नोडल प्लेन्स होंगे। कैसे, यहाँ पे ध्यान देते हैं। जैसे अच्छी बात हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक बात देखते हैं, 1s 2s 3s 3p, ठीक है, और 3d। इसका मतलब 2 में d नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब अब या तो 3 चलेंगे 3 के बराबर, या तो 3 से अबव चलेंगे, तभी हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके लिए मिलेगा, d के लिए। और अगर l इज इक्वल टू 2 है तब जाके हमारा d है। तो d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5। इस तरह 1 2 3 4 5। तो एक का dx dy dx y z dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर। और अगर 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 इसके लिए हम वैल्यू रखेंगे तो क्या रखेंगे, -2 -1 0 +1 +2। तो इसकी होगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एसिमुथल क्वांटम नंबर, और हमारा हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब इसके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। अगर 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 हम लोग एक्स वाई जेड प्लेन लेते हैं, एक्स वाई जेड प्लेन लेते हैं, एक्स वाई जेड प्लेन लेते हैं, ठीक है, मतलब एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का अलग और डी स्क्वायर का अलग। तो यहाँ पे क्या है, अगर ये बिटवीन द लोब्स जा रहे हैं, मतलब एक्सिस के अगर बीच से जा रहे हैं, देखो बीच से जा रहा ना, ये बीच से जा रहा है, 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 अगर बीच से जा रहा है तो वो हमारा क्या कहलाता है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स लेंगे। लेकिन अगर उसी एक्सिस के बीच में से जा रहा है, ऑन द एक्सिस से जा रहा है, इस तरह उसी के ऊपर से जा रहा है, मतलब इस तरह और इस तरह और इस तरह अगर जा रहा है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। और अगर डी जेड स्क्वायर है, उसी को सर्किल कर दिया इस तरह, ध्यान देना, एक इस तरह सर्किल कर दिया, एक इस तरह, मतलब तुम लोग ऐसे भी देख रहे हो और ऐसे भी देख रहे हो, समझ आ रहा है, ऐसे और ऐसे तो देख रहे हो और ऐसे भी देख रहे हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी जेड स्क्वायर। देखो सिंपल, हमने क्या किया, हमने एक्सिस बनाया, अगर उसके बीच से जा रहे हैं तो वो पी एक्स वो डी एक्स डी वाई डी जेड, मतलब डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। अगर उसके ऊपर से जा रहे हैं चारों लोब्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑन द एक्सिस हो जाएगा, इसका मतलब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और सिर्फ डी जेड स्क्वायर, इसका मतलब दो जेड स्क्वायर चाहिए ना, तो एक जेड ये हो गया और एक जेड ये हो गया, ठीक है। आओ, तो ये हमारे पास क्या था, पूरा का पूरा ये था हमारे पास स्पेसेस, मतलब शेप्स ऑफ एस पी एंड डी ऑर्बिटल्स। ताकि आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे शेप्स बनते हैं, कैसे ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, कैसे होती है, ये सब हालांकि हम लोग ने क्वांटम नंबर में बात करी, लेकिन आप लोगों को एक शेप समझना बहुत जरूरी था। इज क्लियर? तो अब आप लोगों का काम इतना है कि इसको अच्छे से लगाना, अच्छे से पढ़ना और अच्छे से मेहनत करना, ताकि आप लोग के माइंड में बहुत ज्यादा क्लियरिटी रहे कि कैसे हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और कैसे हम लोग इसको फिनिश करते हैं। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।